इंटरनेट थोड़ा सा हो रहा था। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सर, स्टार्ट करते हैं। वेलकम। आई एम पहले मैं इंट्रोड्यूस कर दूं। आई एम मोहम्मद हसीब एंड आई एम ग्लोबल शेपर इन ग्लोबल शेपर कम्युनिटी फैसलाबाद। बेसिकली ग्लोबल शेपर कम्युनिटी बेसिकली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एक इनिशिएटिव है जो कि हर सिटी की, हर स्टेट में, हर प्रोविंस में, हर सिटी में ये अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करती है। एजुकेशन, इंक्लूजन, एडवर्सिटी और डिफरेंट किस्म के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको अपने कम्युनिटी में ये रिप्रेजेंट करती है। तो आज हमारे साथ एक बहुत ज़बरदस्त स्पीकर और बड़े मशहूर स्पीकर हैं, यूसुफ अलमास साहब, जो कि बेसिकली कैरियर काउंसलर और फाउंडर हैं एजुकेशनल विजन के, और पाकिस्तान कैरियर टीवी के भी ये बेसिकली फाउंडर हैं। तो बेसिकली आज हम इनसे पूछेंगे कि हाउ टू चूज द राइट कैरियर। ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स के लिए बहुत अहम होता है कि हम अपना कैरियर कैसे चूज कर सकते हैं, और ये बेसिकली एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है हर स्टूडेंट के लिए, हर पेरेंट के लिए, कि वो अपने बच्चे को कैसे गाइड कर सके और बच्चा एक सही डायरेक्शन में चल के कैसे कामयाब हो सके। मैं वेलकम करता हूं सर यूसुफ को। सर प्लीज़, मैंने आपका इंट्रोडक्शन तो दे दिया, लेकिन सर आप अपनी जर्नी या अपना विजन जो है ना वो शेयर कीजिएगा इन शॉर्ट। बिस्मिल्लाह। बहुत शुक्रिया हसीब, आपने आज यहाँ पे मुझे इनवाइट किया। मैं यहाँ पे ये आपको 2001 में मैंने एजुविजन की बुनियाद रखी, और इसके दो बुनियादी तौर पे कंपोनेंट थे। एक कंपोनेंट है करियर प्लानिंग, दूसरा है गाइडेंस। और ये ऐसे हैं जो एक दूसरे की इसका बुनियादी भी कुछ सोचे समझे बगैर एक सब्जेक्ट लेते हैं, या कोई ऐसे ही चचा मामू ताया खाला वो कहती हैं कि फला सब्जेक्ट ले लें, तो वो सब्जेक्ट ले लिया। गली मोहल्ले के किसी ने कह दिया तो वो ले लिया। किसी ने कहा कि टीचर ने कह दिया कि अच्छा ये कर लें, तो वो कर लिया। अब इस बात से कोई पता नहीं है कि भाई असल करने का काम क्या है और क्यों ये काम करना है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए और उसके अल्टीमेटली जो अनएम्प्लॉयमेंट की सूरत में और फिर रॉन्ग प्लेसेस पे जो लोग काम करते हैं और उनके फिर जो कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं, तो उन सारी चीजों को मैंने ऑब्जर्व किया। तो उसके नतीजे में फिर मैंने एजुविजन की बुनियाद रखी। एजुविजन पाकिस्तान का पहला करियर प्लानिंग, करियर काउंसलिंग का बाकायदा इदारा है कि जिसने तमाम चीजों को डिजाइन किया, पूरे सिस्टम को, पूरे मैकेनिज्म को डिजाइन किया, और सब चीजें अपने ओन पे और अपनी चीजें डिजाइन की, लोकल एनवायरनमेंट के मुताबिक डिजाइन की। बच्चों के एप्टीट्यूड टेस्ट लेने स्टार्ट किए और बच्चों को चेक करना, उनके ट्रेड्स, उनकी एबिलिटीज, उनकी वैल्यूज, उनकी तमाम चीजों को देखा और उसके मुताबिक बच्चों को गाइड करना शुरू किया, और ये पूरा कॉन्सेप्ट दिया पूरी सोसाइटी को। और आज पाकिस्तान के करिकुलम का हिस्सा है बाकायदा तौर पे कि किताबों में 10th क्लास में पूरा एक चैप्टर है सिलेक्शन ऑफ राइट करियर। तो ये सब चीजें हमने की, और इसका बुनियादी मकसद सिर्फ यही था कि हमारे बच्चों को राइट डायरेक्शन मिले। उसके लिए एक बड़ी जरूरत ये थी कि एक बहुत ही रिलायबल और कॉम्प्रिहेंसिव डेटाबेस होना चाहिए कि जिसके ऊपर लेटेस्ट इंफॉर्मेशन दे। ये भी चीज चूंकि पाकिस्तान में कहीं पे प्रॉपरली मौजूद नहीं थी, और अगर गवर्नमेंट सेक्टर में थी तो वो अपडेटेड नहीं थी, तो ये भी फिर मैंने अपनी ही स्टार्ट कर दी। और इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा डेटाबेस, जो बाकायदा डेटाबेस है 10th से लेके PhD तक, वो सिर्फ मेरे पास है, एजुविजन के पास है, और एजुविजन वेबसाइट पर वो मौजूद है, और वहां पे ये चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं। एक बड़ी अहम चीज ये है कि मैंने सिर्फ बातों में चीजों को नहीं रखा, उसको पब्लिकेशन में भी ले आया, ताकि ये है कि आने वाले लोग जो हैं उस चीज को देख भी सकें, समझ सकें और उसे आगे बढ़ा सकें। एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे उस अंदाज से यूनिवर्सिटीज की हद तक तो था, लेकिन मैट्रिक और इंटर की लेवल पे नहीं था कि कौन सा स्कूल और कौन सा कॉलेज बेहतर है और क्यों बेहतर है, यानी उसकी रैंकिंग का कॉन्सेप्ट। तो ये भी हमने एक साल पहले पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम स्कूल और कॉलेज यानी मैट्रिक और इंटर लेवल पर हमने
ऑल पाकिस्तान रैंकिंग कर दी, और वो रैंकिंग भी ऑनलाइन मौजूद है और तमाम लोग उससे फायदा उठा सकते हैं। तो बुनियादी तौर पे यही वो कॉन्सेप्ट था कि जिसको मैं यहाँ पे पब्लिक के अंदर लाना चाह रहा था। अल्लाह का बहुत शुक्र है कि वो चीज़ पब्लिक में आई, पब्लिक तक पहुंची, और पब्लिक आज उसका फायदा उठा रही है। और आज बहुत सारे लोग वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी, और बहुत सारे इदारे पार्शली इस काम को भी साथ साथ लेके चल रहे हैं। तो ये मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त में पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर इसके बहुत अच्छे असरात सामने आएंगे। जी सर, बहुत ज़बरदस्त। मैंने सर आप का जैसे आप जो वेबसाइट का नाम बताया, मैंने उसको सर्च आउट किया और मैंने इस चीज़ पे गौर किया कि आपने काफ़ी मेहनत की है फॉर द यंगस्टर्स के हाउ टू चूज द करेक्ट वे इन द करेक्ट डायरेक्शन। सर मेरा क्वेश्चन है आपसे कि जिस तरह पेरेंट्स हैं, फैमिली है, उनके विशेज़ होती हैं कि उनके जो बेटे हैं या बेटियां हैं वो इंजीनियर्स बने, डॉक्टर्स बने, तो इस स्टिग्मा को कैसे चेंज कर सकते हैं, और इसके बारे में सर आपका क्या ख्याल है? देखिए, जहां तक मेडिकल और इंजीनियरिंग का ताल्लुक है, ये एक हमारी सोसाइटी में ही नहीं बल्कि तकरीबन दुनिया की सारी सोसाइटीज के अंदर ये चीज मौजूद है, और इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। इसलिए उसकी वजूहात में सबसे बड़ी वजह यह है कि वो तमाम शोबे, तमाम करियर्स, तमाम फील्ड्स के जो इंसान से ताल्लुक रखते हैं, इंसानी जरूरियात से ताल्लुक रखते हैं। मतलब मेडिकल है तो वो इंसान की सेहत से ताल्लुक रखती है, इंजीनियरिंग है तो इंसान के वो लग्जरी लाइफ फैसिलिटीज और बाकी उन चीजों से ताल्लुक रखती है। इसी तरह अगर आप बाकी कुछ और फील्ड्स भी ऐसे हैं कि जिनकी तरफ अगर आप देखेंगे तो वो ऐसे फील्ड हैं कि जो कभी भी डाउन नहीं होंगे, और किसी भी सोसाइटी के अंदर ये नहीं होगा कि लोग उसे इग्नोर करें, और उनका स्टेटस भी अपनी जगह एक मौजूद रहेगा। अच्छा, इसके साथ साथ एक जो अहम चीज सोचने की ये है कि क्या हर बच्चा डॉक्टर बन सकता है, क्या हर बच्चा इंजीनियर बन सकता है? ये नहीं हो सकता। आज एक साहब ने मुझे एक मैसेज किया, तो उन्होंने इसी तरह की कोई बात की, तो मैंने उनको जवाब में, मैंने लंबी बहस में चूंकि जाना नहीं चाह रहा था, उस टाइम पे वक्त भी नहीं था, तो मैंने उसे एक बात कही। मैंने कहा भाई आप ऐसा करें, एक शख्स को जो शायर नहीं है उसे शायरी सिखा दें आप। अगर आप ये काम कर गुजरे तो मैं ये समझूंगा कि हाँ ये बात हो सकती है जो आप कह रहे हैं। दरअसल अल्लाह ताला ने जब इंसान को पैदा किया है तो उसके अंदर खास क्वालिटीज रखी हैं। आज मेरा बेटा मेरे से बात कर रहा था, तो वहां उससे बात करते हुए उसने कोई ह्यूमन बॉडी के बारे में बात की, तो मैंने उसको ये बात भी समझाई थी कि बेटा हर शख्स की बॉडी जो डिफरेंट हमें नजर आती है, तो उसके पीछे भी यही साइंस होती है कि अल्लाह ताला ने उसका काम ही डिफरेंट रखा है। एक बॉडी एक काम के लिए बहुत अच्छी होगी, फ्लेक्सिबल होगी, वो उसको सहूलत देगी, लेकिन दूसरे काम के लिए वही बॉडी उसके लिए रुकावट बन जाएगी। तो इस सारी चीज को अगर हम देखें तो असल चीज ये है, हमें ये देखना चाहिए कि अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया तो उसने किस काम के लिए पैदा किया। हम देखते हैं कि कोई चीज हमें ऐसी बेकार नजर नहीं आती। हम देखते हैं कि हमारे फिंगरप्रिंट्स किसी से मैच नहीं करते। हम देखते हैं कोई चीज किसी से मैच नहीं करती, तो क्या इंसानी जहन मैच करता है? तो लोगों को देखकर, और इस तरीके से नहीं चलना चाहिए। मेडिकल और इंजीनियरिंग के अच्छे फील्ड जरूर हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि दूसरे फील्ड अच्छे नहीं हैं। अगर आप आज दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटीज की तरफ जाएंगे, अगर आप हार्वर्ड और MIT का जो टॉप मेरिट होगा वो आपको सोशल साइंसेज में नजर आएगा। अगर आज आप दुनिया की जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं अगर उनकी तरफ देखेंगे, तो उनका इंटेलेक्चुअल जो है, जो उनका हाई स्कोर करने वाला बच्चा है, वो आपको पढ़ता हुआ, आर्ट्स पढ़ता हुआ, इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ते हुए, वो पॉलिटिक्स पढ़ते हुए, वो आपको मीडिया और लैंग्वेजेस पढ़ते हुए, और इसी तरह इवन रिलीजियस स्टडीज पढ़ते हुए आपको नजर आएगा। क्यों? इसलिए कि वो लोग ये समझते हैं कि सोसाइटी इन सब्जेक्ट्स की वजह से आगे बढ़ती है। मेडिकल जो है वो एक लिमिट में इंसान को सहूलत देता है, इंजीनियरिंग एक लिमिट में देती है, और इन दोनों फील्ड्स के अलावा बहुत थोड़े से
चीज के साथ आप गुजारा कर सकेंगे। लेकिन अगर सोसाइटी खराब हुई, लेकिन अगर लीडरशिप खराब आई, अगर आपकी फाइनेंस और इकोनॉमिक्स खराब हो गई, तो लोगों की जिंदगी खराब हो जाएगी, लोगों की खाना पीना मुश्किल हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा लोगों। लेकिन इंजीनियरिंग की फैसिलिटीज के बगैर करोड़ लोग जिंदा हैं और उनकी अच्छी लाइफ चल रही है। तो लिहाजा मैं ये समझता हूं कि पेरेंट्स को इस साइड पे नहीं देखना चाहिए, बल्कि इस साइड पर देखना के अंदर कौन सी क्वालिटीज स्ट्रॉन्ग हैं, जो स्ट्रॉन्ग है उसके मुताबिक उन्हें जाने दीजिए। और मैं आपको यकीन से और गारंटी देकर ये बात कहता हूं कि अगर आप उनके नेचुरल वे में आप उन्हें जाने देंगे, वो बच्चा ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा, बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। जी सर, बहुत शुक्रिया। जी सर, हम कुछ इस तरह देखते हैं, जिस तरह एक आइंस्टाइन के कोटेशन मुझे याद आ रहा है। आइंस्टाइन के कोटेशन हम कहते हैं कि एवरीवनस अ जीनियस, बट इफ यू जज अ फिश बाय इट्स एबिलिटी टू क्लाइंब अ ट्री, इट विल स्पेंड इट्स होल लाइफ बिलीविंग दैट इट्स स्टूपिड। तो अगर वो जो मछली है, अगर वो ये सोचना शुरू कर दे कि मैं इस दरख्त पे चढ़ना शुरू कर दूं, हालांकि उसकी एबिलिटी तैरना है, और इसी तरह ही जो परिंदा है वो उड़ना छोड़ के तैरना शुरू कर दे, तो वो कहेगा जी मेरी एबिलिटी जो है ना वो तो तैरना है, तो वो कभी भी उड़ नहीं सकता। तो सर मुझे ये बताइएगा कि हाउ हाउ कैन वी, अब सिंपल बात है, अगर आप शार्क को देखें कि वो पानी की बादशाह है, शेर जंगल का बादशाह है, शिकारी है, दोनों शिकारी हैं। अगर आप शेर से कहें कि वो पानी में आकर शिकार करे और शार्क से कहें कि वो जंगल में आकर करे, तो ठीक 5 मिनट बाद दोनों भाग चुके होंगे। इसलिए कि अल्लाह ने दोनों का अलग अलग फील्ड बनाया है, और वो उसी के अंदर शेर हैं, उसी के अंदर बहादुर हैं, उसी के अंदर फिट है। चेंज हुआ, खत्म हो जाएंगे। सर मैं बेसिकली साइकोलॉजी में मैंने एक टर्म पढ़ी, साइको बायो सोशल पर्सपेक्टिव। इसमें वो डिफाइन करते हैं कि इंसान तीन चीज़ों की, यानी इंसान की जो पर्सनैलिटी है वो तीन चीज़ों का इंटीग्रेशन होती है। एक साइकोलॉजी यानी कि बिहेवियर, एक दूसरी है जी बायो, बायो का मतलब जो आपके जेनेटिकल जीन्स हैं, और तीसरी है सोशल, जो आप इन्वायरमेंट से गेन करते हैं। तो सर इन तीन पर्सपेक्टिव से या कोई और पर्सपेक्टिव से हम अपने टैलेंट को या अपने इंटरेस्ट को कैसे डिस्कवर कर सकते हैं, जिससे हमें पता चले कि वाकई हम जो है उड़ सकते हैं, वाकई हम कुछ बना सकते हैं, वाकई हम कुछ इन्वेंट कर सकते हैं। तो ये सर काइंडली बताइएगा। जी देखिए, इसके तो बिल्कुल आजकल बहुत ही साइंटिफिक उसके तरीके हैं, और उसमें तो बिल्कुल 2 जमा 2 4 की तरह एक बच्चे को जज कर लिया जाता है और चेक कर लिया जाता है कि उसके अंदर कौन कौन सी चीजें हैं। आपने जिन 3 चीजों का जिक्र किया है, बुनियादी तौर पे अगर आप इन तीनों चीजों को ठीक से आप चेक ना करें और ठीक से आप उसको देखें ना, और उसकी अलग असेसमेंट होगी। अगर आप साइकोलॉजिकल बेस पे अगर आप करते हैं तो उसके लिए अलग मैकेनिज्म होगा, बायोलॉजिकल चीजों को अलग देखेंगे और उसके एनवायरनमेंट को अलग से देखेंगे। तो इन तीनों चीजों को देखने के बाद ही आप डिसाइड कर सकते हैं। अब इसके बाद एक सवाल ये पैदा होता है कि इंसान को किन चीजों पे फोकस करना चाहिए। मेरे नजदीक 3 चीजें हैं जिनके ऊपर इंसान को फोकस करना चाहिए। सबसे पहली चीज तो उसके जो पर्सनैलिटी के अपने ट्रेड्स होते हैं। अच्छा, ये ट्रेड्स आसानी से जान सकता है, या इसके लिए आपको कुछ चीजें लाइकिंग में आएंगी, कुछ चीजें उसकी डिसलाइकिंग में आएंगी, और इसी तरह वो इस चीज को भी देखेगा कि तो उस शख्स के बारे में क्या राय रखते हैं। अगर आप इन 3 चीजों को कोई भी शख्स अपने तौर पे और ऑनेस्टली, अगर वो कोई किसी तरह का बाइसनेस के अलावा और ये सोच अपने माइंड रख करके जी मैंने डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है या फलां चीज, अगर वो ये करेगा, अल्लाह ताला का ये ऐसा मैकेनिज्म मौजूद है इंसानी जहन के अंदर कि वो इस चीज को आसानी समझ सकता है कि कौन सी चीजें मेरे लिए ठीक है और कौन सी ठीक नहीं है। दूसरी चीज यहाँ पर ये आएगी, सिर्फ इतने से बात नहीं बनेगी। अल्लाह ताला ने हर इंसान को कुछ एबिलिटीज भी दी हैं। मसलन
ट्रेड्स की बात करते हैं तो सिर्फ ट्रेड्स की बुनियाद पर फैसला नहीं हो सकेगा, बल्कि एबिलिटीज भी देखनी होंगी। मसलन अगर एक स्टूडेंट है कि उसके अंदर बोलने की बहुत अच्छी सलाहियत है, आप उसे किसी जगह बिठा दें कि वो किसी महफिल में बैठे, किसी अजनबी महफिल में बैठे, तो वो महफिल की जान बन जाएगा। ठीक 5 मिनट बाद जो अजनबी लोग थे वो उसके दोस्त होंगे, उसके साथ हंस रहे होंगे और उसके साथ कहके लगा रहे होंगे। इसी तरह कोई शख्स होगा कि उसको लिखना बहुत अच्छा आता होगा। ऐसे आपको स्टूडेंट मिलेंगे और मेरे मुशाहिदे में आते हैं ऑनलाइन सेशंस के अंदर भी, कि वहां पे मैं उनसे अगर कोई चीज पूछूं, कोई उनसे न्यूमेरिकल की बात पूछूं, कोई चीज पूछूं, तो वो फौरन जवाब देते हैं। लेकिन ऐसे लोग भी मौजूद हैं कि जो मैथ पढ़ते हैं, लेकिन अगर मैथ ही की मैं उनसे बात पूछता हूं और थोड़ा सा उस चीज को एप्लीकेशन साइड पे ले जाकर, तो वो उसका आंसर नहीं कर सकते। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि बुनियादी तौर पे उनके अंदर वो एबिलिटी ही मौजूद नहीं है कि जो एक चीज उसके अंदर होनी चाहिए। फिर इसी तरह मैं अगर आपको यहाँ पे एग्जांपल दूं कि आप एक स्टूडेंट का डिजाइनिंग उसकी बहुत अच्छी है, तो डिजाइन अच्छी है तो इसका क्या मतलब है कि उसको फिर किधर भेजना चाहिए? डिजाइन तो आपके में भी मौजूद है, डिजाइन तो आपके फाइन आर्ट में भी मौजूद है, डिजाइन तो आपके इसमें ग्राफिक डिजाइनिंग में भी है, इंटीरियर डिजाइनिंग में भी है, डिजाइन तो आपके हॉर्टिकल्चर में भी है जो एग्रीकल्चर का एक फील्ड है। इसी तरह डिजाइन और बेशुमार कई फील्ड्स के अंदर भी मौजूद है। तो देखना ये पड़ेगा कि दरअसल इसकी जो एबिलिटीज का वो जो लाइन है वो किस साइड पे है और कौन सी चीज इसको साथ में स्ट्रॉन्ग कर रही है। अगर देखेंगे तो उसके टेक्निकल साइड ज्यादा अच्छी है, हाथ से काम करना उसको ज्यादा आसान है, बेहतर अंदाज वो कर सकता है, तो और उसके साथ हम उसकी विजन को भी देखेंगे, उसकी नजर को भी देखेंगे कि उसकी नजर किस अंदाज से है, क्या वो उसके सामने एक नजर आने वाली चीज, क्या उसका बैलेंस वो आसानी से जज कर सकता है या नहीं जज सकता, क्या उसकी एक्यूरेसी का लेवल कैसा है कैसा नहीं है। जब हम इन सारी चीजों को देखेंगे तो फिर हमें अंदाजा होगा कि इसको मैकेनिकल की डिजाइनिंग में जाना चाहिए, इसको ऑटोमोबाइल की डिजाइनिंग में जाना चाहिए, या इसको हॉर्टिकल्चर में जाना चाहिए, या इसको ग्राफिक्स में जाना चाहिए, इसको फाइन आर्ट्स में जाना चाहिए, इंटीरियर डिजाइन में जाना चाहिए। तो ये सब सारी चीजों को जब हम मिलाएंगे उसके साथ फिर हमें ये भी देखना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे एक बच्चा कहता है कि यार मुझे जो भी कुछ हो, मुझे पैसे से इतनी गर्ज नहीं है, लेकिन मेरी रिस्पेक्ट दाव पे नहीं लगनी चाहिए। अब रिस्पेक्ट दाव पे नहीं लगनी चाहिए, पैसा कम मिलने पे राजी है, तो इसका मतलब क्या है कि माइंड के अंदर कोई ऐसी चीज मौजूद है जिस चीज की सेटिस्फेक्शन उसको गवर्नमेंट की किसी जॉब में मिलेगी। वो आपको वो फर्द अगर प्राइवेट सेक्टर में जाकर बैठेगा तो ठीक 1 महीने के बाद उसका मतलब स्टेमिना खत्म हो जाएगा और वो बिल्कुल खत्म हो। तो इस अंदाज से ये जो 3 चीजें मैंने आपके सामने रखी, अगर कोई भी स्टूडेंट अपने तौर पे इन छोटी छोटी चीजों को देख ले और उसका एनालिसिस कर ले और उसके मुताबिक यहाँ पे एक बात मैं बताता चलूं कि बाद औक़ात यह बात हमारे जहन में आती है कि यार ये क्यों हम इस चक्कर में पड़े और इस तरह से। मैं ये कहता हूं कि देखें, आप छोटे से काम के लिए आपको एक छोटी सी डिवाइस चाहिए हो, बाजार जाते हैं और कितनी शॉप्स पे आप घूमते हैं और उससे पूछते हैं कि अच्छा ये फलां चीज कैसी है, फलां कंप्यूटर की कैसी है, मोबाइल की फलां एक्सेसरी आपने लेनी होती है, 200-300-400 रुपए की वो उसकी प्राइस होगी और आप 4 दुकानें फिरेंगे और फिर आप पूछेंगे, फिर तसल्ली होगी और फिर आप खरीदेंगे। लेकिन लाइफ का डिसीजन अगर आपने करना हो तो उस लाइफ के डिसीजन करने के लिए क्या एक एफए पास गली का एक चचा जो है वो उसके लिए रेलेवेंट पर्सन है कि उसने कह दिया कि ये चीज, क्या आप उस काम के लिए आप थोड़ा सा हिम्मत करके और थोड़ा सा टाइम देकर इस काम को करने के लिए तैयार नहीं होते? क्या आप उसको इतना ही आसान, इतना ही इजी और इतना ही हल्का समझते हैं कि वो जो 300-400 रुपए की चीज है उससे भी उसकी कम वैल्यू है? तो दरअसल हमारा ये रवैया और हमारा ये जो एक जनरल एटीट्यूड है, हमें इसको भी थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत होगी। और अगर हम ये कर गुजरेंगे तो मैं ये समझता हूँ कि स्टूडेंट अपने ओन पे भी बहुत ठीक डिसीजन करेगा। और अगर पेरेंट्स जो है अगर दूसरों को ना देखें, दूसरे के बच्चे को ना देखें कि फलां के बच्चे ने ये किया, तो मेरा ख्याल ये है कि वो अपने बच्चे के बारे में ठीक डिसीजन कर लेंगे। मैं एक वालिद की हैसियत से
मैं बिल्कुल ईमानदारी से आपको ये कह सकता हूँ कि अगर कोई भी वालिद बहुत तवज्जो से अपने बच्चे को अगर देख रहा हो और वो दूसरे बच्चे को ना साथ कंपेयर करे, दूसरे बच्चे को बीच में ना लाए, तो अपने बच्चे के बारे में 100% ठीक राय बना सकता है। तो ये इतना बड़ा मसला नहीं होता और ये चीजें मैनेज की जा सकती हैं। तो बहरहाल इस पे तवज्जो देंगे तो ये चीजें मैनेज होंगी। जी सर, बहुत ज़बरदस्त सर। ये पिछले दिनों जब कोरोना के स्टार्टिंग में 1 मंथ था, तो मैंने अपने आप को डिस्कवर करना शुरू किया। एक कमरे में मैं बंद हो गया और जो है ना, उसमें मैंने अपने आप को डिस्कवर करना शुरू किया कि मेरे अंदर कौन सी ऐसी एबिलिटीज़ हैं जो बचपन में थी, जो अभी तक एक्सप्लोर नहीं हुई। तो मैंने एक रजिस्टर लिया और अपनी वालदा के पास गया और कहा जी कि इस पे मुझे वो चीज़ें बताएं जो बचपन में मैं जिनमें बहुत अच्छा था। तो वो इतनी पुरानी मेमोरी थी, उनको भी याद नहीं थी। तो मैंने उनको 2 या 3 दिन का टाइम दिया कि मुझे आपने बताना है कि मैं बचपन में कौन सी ऐसी मेरी स्किल थी जिसमें बहुत अच्छा था, जिसको मैं पॉलिश लोग कहते थे कि यार इस बच्चे में ये क्वालिटी है। तो उनको तो कोई समझ नहीं लगी। आफ्टर 2 डेज मैं उनके पास गया, मैंने कहा जी क्या चीज़ें लिखी हैं जी जो मेरी बचपन में अच्छी थी। तो उन्होंने कहा जी बचपन में अच्छी चीज़ें तो हमें याद नहीं, इतनी बुरी चीज़ें आपने की हैं वो हमें सब याद हैं। तो ये आपकी बात बिल्कुल ज़बरदस्त है कि पेरेंटिंग में पेरेंट्स को अपने बच्चे पे फोकस करना चाहिए कि उसकी कौन सी ऐसी एबिलिटी या कौन सी ऐसी स्किल है जिस पे वो ज़्यादा फोकस कर रहा है, जो उसकी इंटरेस्ट की है। तो ये बचपन में सर जो 7 इयर्स में जो आपका जो स्किल डेवलप या इंटरेस्ट डेवलप होता है, यही जो आपको आगे बहुत काम आता है। अच्छा सर, एक और चीज़ है कि नेचर और नर्चर। फॉर एग्जांपल ये बहुत पूछा जाता है कि बताएं कि हम अपना टैलेंट लेके आते हैं या ये जो इन्वायरमेंट है ये हमें वो सिखाता है। तो नेचर वर्सेस नर्चर हमें थोड़ा सा गाइड कीजिएगा, क्या चीज़ है? अच्छा, देखिए ये नेचर और वर्सेस नर्चर वाली जो बात है, ये बड़े अरसे से बहस में है, डिस्कशन इस पे है, किताबें भी लिखी गई, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई चीज। मैं इस बारे में बड़ी क्लियर एक राय रखता हूँ, बहुत साफ, बड़ी इसमें कोई और बड़ी सिंपल वे में आपको मैं बताता हूँ। आप बच्चों को देखते हैं, बड़ों को भी देखते हैं, किसी भी फर्द से आप मिलें, एक फर्द का हाथ आप मिलाते हैं तो आपको लगता है कि जैसे ये स्टील है, और एक दूसरे फर्द से आप हाथ मिलाते हैं तो लगता है कि जैसे तो ये बिल्कुल ही रुई था। इसी तरह आप किसी और से हाथ मिलाते हैं तो आप लगता है कि ये पता नहीं बहुत बड़ा हाथ था। फिर किसी और से मिलते हैं तो लगता है ये तो बहुत ही छोटा, जैसे छोटी बच्चों का या बच्चियों का हाथ होता है, इस तरह से आपको लगता है। मेरा सवाल यह है कि अल्लाह ताला ने सारे इंसानों को यहाँ पे भेजा है सभी इंसान, सारे खाते पीते एक ही जैसा सारा सिस्टम है सारा। ये डिफरेंस क्यों है और ये फर्क क्यों है? फिर अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि हम यहाँ, हमारे सामने होता है कि किसी शख्स को गुस्सा बहुत जल्दी आता है, किसी को देर से आता है, किसी को गुस्सा देर से खत्म हो जाता है, किसी को जल्दी खत्म हो जाता है। ये क्यों होता है? और दुनिया की कोई ऐसी साइंस मुझे बता दें कि जो इस गुस्से को, जिसको जल्दी आता है उसे देर से आए, और जिसको देर से आता है उसको जल्दी गुस्सा ले आए। कोई ऐसी दुनिया की साइंस अगर किसी के नॉलेज में है तो वो मुझे बताए कि हाँ ये चीज है। हाँ ये जरूर है कि इंसान उस गुस्से के ऊपर कंट्रोल करेगा, लेकिन उसके चेहरे का रंग बता रहा होगा कि ये शदीद गुस्से में मौजूद है, लेकिन गुस्से का इजहार नहीं कर रहा। उसकी वजह क्या है? उसकी बहुत सी वजूहात हो सकती है। घर की तरबियत ने कहा कि गुस्से को जाहिर नहीं करो, उसके ईमान ने कहा कि भाई गुस्सा इस अंदाज से करना अच्छी बात नहीं, उसके दीन ने उसको समझाई कोई बात, उसकी सोसाइटी ने उसको समझाई कोई बात, उसने कहा, लेकिन उसके चेहरे के रंग को क्यों आप नहीं चेंज कर पा रहे? उसका रंग तो सुर्ख है, इसका मतलब है कि गुस्से से तो वो भरा हुआ है, वो तो आया है। इस सारी चीज को जब हम देखेंगे तो हमें ये बात समझ आएगी कि कुछ चीजें वो हैं कि जो अल्लाह की तरफ से बनी बनाई आई हैं हर इंसान के पास। आप छोटे बच्चे को देखते हैं, छोटा बच्चा जो है वो कुछ सीखा सिखाया नहीं होता, वो मतलब आप उसको पढ़ाते नहीं है, बल्कि वो सीखा सिखाया अल्लाह की तरफ से आता है, और वो आके हर बच्चा डिफरेंट वे में अपना रिएक्शन देता है। छोटा बच्चा जो गोद में चंद दिनों उसकी उम्र है, अगर आप उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करें,
साइकोलॉजी के अंदर गालबन लगता है कि आपने भी साइकोलॉजी कुछ पढ़ी है या आपका फील्ड है या कुछ वाकिफ हैं आप। अगर साइकोलॉजी के अंदर अगर आप उस चीज को देखें तो ये एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो दिनों में भी मौजूद हैं, महीनों में भी मौजूद हैं, सालों में भी मौजूद हैं। तो इन सारी चीजों को, और बड़ी उम्र के लोगों पर भी एक्सपेरिमेंट्स मौजूद हैं। तो इस सारे एक्सपेरिमेंट ये बात बताते हैं कि दरअसल बुनियादी तौर पे तो चीजें नेचुरल होती हैं, नेचर्स की तरफ से आती हैं, लेकिन इन्वायरमेंट जो है वो उन चीजों को कुछ पॉलिश करेगा, कुछ चीजें जो सोसाइटी के लिए जरा हार्मफुल हैं उनको कुछ स्टॉप करेगा, कुछ कम करेगा और कुछ उसके मुताबिक एडजस्ट करेगा। तो बुनियादी तौर पे तो ये नेचर ही का सारा काम होता है जो बनी बनाई चीजें आती हैं। अलबत्ता ये है कि वो यहाँ का माहौल, इन्वायरमेंट और बाकी चीजें ये वो वहाँ उसको थोड़ा सा एडजस्ट करती हैं और उसको बेहतर बनाती हैं, सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल करती हैं। तो ये इसका मैकेनिज्म होता है। और मेरा ये ख्याल है कि जितनी भी आप इसके ऊपर आज तक रिसर्च हुई, जो कुछ लिखा गया, उस सारे का खुलासा यही बात है कि चीजें बिल्कुल नेचुरल होती हैं, लेकिन उसके बाद बस आप उसको सेट करते हैं। जी जी सर, मैं आपसे एक चीज़ शेयर कर रहा हूँ कि मेरा एक दफ़ा लेक्चर था, तो एक स्टूडेंट ने कहा सर कि आप कोई चीज़ शेयर करना चाहें हमें तो वो शेयर कर दें। ठीक है, वो लास्ट डे थे बच्चों के कॉलेजेस के। तो मेरा एक इंसाइट गुजरा कि एक दफ़ा मैं जूता पॉलिश करवाने गया कोबलर के पास। तो जैसे ही वो मैंने जूता उसको दिया तो उस पर मिट्टी थी। तो सबसे पहले उसने ना 3 बुरश रखे हुए थे। तो पहले बुरश से उसने मिट्टी साफ की, दूसरे बुरश से उसने उसके ऊपर पॉलिश लगाई, तीसरा इसके पास एक बड़ा बुरश था बड़ा सा, उससे उसने उस जूती को चमकाया। उसके बाद चौथा एक फोम था, और फोम को फिर उसने उसके ऊपर जो है ना बाद में उसने उसके ऊपर उसको मजीद उसको पॉलिश किया, यानी उसमें चमक बहुत ज़्यादा आ गई। तो मैंने यहाँ से सोचा कि इंसान के अंदर भी यही एक एबिलिटी होती है कि इंसान के अंदर टैलेंट मौजूद होता है। तो सबसे पहले उसके ऊपर एक गर्द आ गई होती है मुआशरे की, तो पहले वो गर्द साफ करनी, फिर दूसरा एक पॉलिश वाला होता है कि एक दूसरा कोई टीचर आता है या कोई फैमिली का कोई फ्रेंड का, वो पॉलिश लगाता है, तीसरा एक टीचर आता है जो उसको चमकाता है, और चौथा जो आखिर में एक बंदा आता है वो उसको जो है ना फॉर्म से सेट करके उसको पॉलिश कर देता है। तो सर बिल्कुल सही इसमें हमारे बेसिक चीज मौजूद ना हो तो जाहिर है कि वो पॉलिश नहीं हो सकती। बिल्कुल सर, ये बात ठीक है कि इंसान के अंदर टैलेंट पहले का मौजूद है, सिर्फ उसमें उसकी रोशनी और उसमें जो पानी एंटर होना है वही उसको एक बड़ा दरख्त बना सकती है। सर क्वेश्चन ले लेते हैं। एक जुरेज बच्चा है, उसने एक क्वेश्चन किया है, ये स्क्रीन पे मैं शो कर रहा हूँ। वो कहता है आई कांट डिसाइड बिटवीन बीएस। मैं इसको रीड नहीं कर पा रहा, फोन जो फासले पर है। आप बता दें। जी, बच्चा कह रहा है कि आई कांट डिसाइड बिटवीन BScs एंड BSIT, कि मैं कंप्यूटर साइंस में जाऊं कि IT फील्ड में जाऊं, हालांकि दोनों सेम है लेकिन थोड़ी सी डायमेंशन डिफरेंट हो जाती है CS और IT में। जी देखिए, ये कंप्यूटर साइंस जो है ये प्योर कंप्यूटर साइंस, या इसको इसके जो जितना भी इसके कोर्सेज होते हैं वो प्योर प्रोग्रामिंग साइड ज्यादा होती है और उसकी बैक एंड साइड पे ज्यादा काम होता है, और उसकी जितनी भी स्पेशलाइजेशन आपको मिलेंगी तो उसके अंदर आपको यही चीज एक डोमिनेंट नजर आएगी। जहां तक आईटी का ताल्लुक है तो आईटी का मतलब यह है कि अगर ये मेरे सामने एक कंप्यूटर पड़ा है तो मैं जब इस एक कंप्यूटर को किसी दूसरे कंप्यूटर के साथ मैं लिंक करता हूं तो यहाँ पे आईटी स्टार्ट हो जाती है। और जब मैं इससे, और ये लिंक जितना बढ़ता चला जाएगा और जितना फैलता चला जाएगा ये उतना काम बढ़ता चला जाएगा और उतने ही आईटी की डोमेन बड़ी होती चली जाएगी। तो लिहाजा अगर कोई स्टूडेंट जब ये बात कहता है तो मैं उसको बड़ी सिंपल बात ये समझाऊंगा कि देखो बेटा, अगर आपका बैठने का स्टेमिना, रिसर्च का स्टेमिना, स्टडी या लिटरेसी या पढ़ने का स्टेमिना आपका बहुत अच्छा है और आप इसी तरह के इन्वायरमेंट को और इसी तरह के काम को, इंडोर काम को, उस पर ज्यादा आप रिलाय करते हैं,
तो आपको चाहिए कि आप कंप्यूटर साइंस की तरफ चले जाएं। और उसके साथ साथ आपका मैथमेटिक्स आपका बहुत अच्छा होना चाहिए कि जिसमें कैलकुलस की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होगी, कि वो आपका बहुत बेहतर और बहुत ही यानी उसकी बेस अच्छी होनी चाहिए। लेकिन अगर आप कुछ थोड़ा सा मतलब बाहर निकलने वाले, थोड़ा सा चलने फिरकर काम करने वाले, थोड़ा 2 घंटे बैठकर काम किया, आधा घंटा आपको बाहर उठना भी है, आपको कुछ ऐसी चीजें कि जो आप समझते हैं कि भाई कोई नई नई कुछ उसके अंदर आप चीजें आप एक्सपेरिमेंट भी करना चाहते हैं, आप लोगों से भी मिलना चाहते हैं, आप मुख्तलिफ और काम भी करना चाहते हैं, तो फिर उसके बाद ये है कि आपके लिए आईटी ज्यादा बेहतर होगी। और आईटी के अंदर जहां पर मैथ की जरूरत है और जितनी स्ट्रॉन्ग मैथ आपको उधर चाहिए, उतना स्ट्रॉन्ग मैथ आपको आईटी में नहीं चाहिए। आईटी में आकर आपका विजन बहुत ब्रॉड होना चाहिए। आईटी में आकर आपकी जो बिजनेस अप्रोच है ये बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपका सोसाइटी के साथ, सोसाइटी के बारे में आपकी अंडरस्टैंडिंग, जिसको सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट भी बोलते हैं, तो ये चीज आपकी जरा बेहतर होनी चाहिए। इसके नतीजे में आप आईटी के अंदर आकर बेहतर परफॉर्म करेंगे। यहाँ पर एक बात और मैं बताता चलूं कि स्टूडेंट जब कोई भी फील्ड लेते हैं, वो इस बात को पेश नजर नहीं रखते कि 2 साल बाद उन्हें कोई स्पेशलाइजेशन भी लेनी है, कोई मेजर फील्ड भी लेना है। यानी अगर आज वो कंप्यूटर साइंस या आईटी लेंगे तो 2 साल के बाद उन्हें कंप्यूटर साइंस की कोई एक स्पेशलाइजेशन या मेजर सब्जेक्ट की तरफ को लेना पड़ेगा, और आईटी है तो भी ये काम करना पड़ेगा। इसी तरह सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी इसी की एक ब्रांच है, तो उधर भी यही चीज है। तो इसलिए मैं ये बात कहता हूं कि ये कोई भी फील्ड हो, आप इस बात को जरूर पेश नजर रखें कि आपको 2 साल बाद या डिग्री के बाद जाकर आपको इसकी जो स्पेशलाइजेशन है उनमें से कौन सी चीज चूज करेंगे। ये इसलिए मैं आपसे बात कहता हूं कि देखिए, फैसलाबाद से अगर आप सफर पे निकलते हैं तो आप सबसे पहले डिसाइड करते हैं कि आपको इस्लामाबाद पहुंचना है, और इस्लामाबाद के रास्ते में आपको बेरा आएगा, इस्लामाबाद के रास्ते में आपके कलर कहार आएगा, ये रास्ते की चीजें हैं। तो इसलिए आपको अपनी असल मंजिल का पता होना चाहिए कि आपकी वो स्ट्रॉन्ग फील्ड ग्राफिक्स की है, आपकी स्ट्रॉन्ग फील्ड प्रोग्रामिंग की है, आपकी स्ट्रॉन्ग फील्ड नेटवर्किंग की है, आपकी स्ट्रॉन्ग फील्ड जो है वो कंप्यूटर की जो उसकी उसको बनाने की और उसकी मैन्युफैक्चरिंग की है, या ये है कि आपकी इंस्टॉलेशन की है। तो इन सारी चीजों को सामने रखकर आपको डिसीजन करना चाहिए। मेरे नजदीक कंप्यूटर साइंस भी बहुत अच्छा फील्ड है, आईटी भी बहुत अच्छा फील्ड है। जो बातें बेटा मैंने आपको बताई हैं, इसके मुताबिक आप अपने लिए फील्ड का इंतखाब करें। जी सर, दूसरा क्वेश्चन है कि हाउ कैन आई select chapter 1 of 5 pages help the students to ascertain their field। यानी वो कह रहे हैं कि 5 पेजों का जो एक चैप्टर है वो कैसे स्टूडेंट की हेल्प कर सकता है उसकी फील्ड को चूज करने के लिए। 5 पेजेस का चैप्टर, कौन सा चैप्टर, ये किस चैप्टर? ये क्वेश्चन आया है, मेरे ख्याल से कोई भी सब्जेक्ट है या कोई भी चीज है, तो वो कह रहे हैं कि 5 पेजेस का कोई एक चैप्टर है, तो वो कैसे उससे हमें पता चल सकता है कि we to ascertain their field। मैं जो चीज मैं समझ पा रहा हूँ इससे ये कि शायद वो ये कहना चाह रहे हैं स्टूडेंट के भी, जब वो अपनी बीएस वगैरह जब वो करते हैं तो उस मौके पर कोई भी सब्जेक्ट जब उनके सामने आता है तो एक चैप्टर पढ़ा और उसमें डिफरेंट पेजेस, और जब वो 5 पेज हैं या 10 पेजेस हैं या जितने भी पेजेस हैं, तो उसके बाद वो कैसे वो उसको डिसाइड करें। देखिए बेटा, जब आप एक चीज को पढ़ते हैं ना, तो ये अल्लाह ताला ने इंसानी जहन को कुछ बनाया ही इस तरह का है कि अगर वो आपके जहन के मुताबिक है, उसका मैकेनिज्म जो उस चैप्टर के अंदर चीज है, जो जिस सब्जेक्ट के बारे में वो चीज है, अगर वो आपके माइंड से मैच करेगी तो वो फौरन आपको एक्सेप्ट करेंगे आप, और उसका कॉन्सेप्ट आपको फौरन समझ आ जाएगा और आप उसको फौरन रिस्पॉन्ड करेंगे।
अगर आप जुबान से और लाउडली रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे तो आपका इनर साइड जो है वो उसको रिस्पॉन्ड कर रहा होगा, और उसी से आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये अगर मेरे एक सेमेस्टर के अंदर 5 कोर्सेज हैं या 6 कोर्सेज हैं, तो इनमें से कौन से 3 कोर्सेज या 4 कोर्सेज ऐसे हैं कि जो मेरे लिए ज्यादा अट्रैक्शन के बायस बन रहे हैं। तो अगर आप उसकी बेस पे थोड़ा सा तवज्जो देंगे और उसको पे आप काम करेंगे तो मेरा ख्याल है कि आप जिस लेवल पर होंगे आप इसको डिसाइड कर गुजरेंगे। लेकिन अगर आपको पहले ही सेमेस्टर के अंदर ये सूरत हाल नजर आए तो मैं ये समझता हूँ कि पहला सेमेस्टर का नुकसान इतना बड़ा नुकसान नहीं है। आपको छोड़कर किसी दूसरे फील्ड का इंतखाब करना चाहिए जो आपके लिए ठीक फील्ड हो। मैं आपको यहाँ बताता चलूं, मेरे बहुत से स्टूडेंट या मेरे ऐसे स्टूडेंट जिनको मैं स्टूडेंट कहता हूँ, बुनियादी तौर पे वो होते हैं कि जो मुझसे काउंसलिंग लेते हैं या मेरे पास अपनी असेसमेंट करवाते हैं। तो ऐसे कई स्टूडेंट्स हैं कि जिन्होंने मेरे इस असेसमेंट की बुनियाद पर अपनी स्टडीज छोड़ी, अपने एडमिशन छोड़े और बड़े पाकिस्तान के बड़े बड़े इदारों के आर्मी मेडिकल कॉलेज के एडमिशन छोड़ा, फास्ट का एडमिशन छोड़ा, आईबीए का एडमिशन छोड़ा, पंजाब यूनिवर्सिटी का एडमिशन छोड़ा, और इस तरह और बड़े और नस्ट का एडमिशन छोड़ा। और ये एडमिशन छोड़कर उन्होंने 1 साल इंतजार किया और अगले साल दोबारा रिकमेंडेड फील्ड के अंदर गए और उसके बाद फिर बहुत मजे से और बड़ा एंजॉय करते हुए डिग्री मुकम्मल की, हंसते खेलते डिग्री मुकम्मल की और बहुत हाई सीजीपीए के साथ मुकम्मल की। तो मैं ये समझता हूँ कि ये चीज जब स्टूडेंट पढ़ता है उसे समझ आ ही जाती है कि ये मेरे लिए ठीक है या नहीं ठीक। जी सर, एक क्वेश्चन है, व्हाट शुड अ स्टूडेंट डू हु हैज नो इंटरेस्ट एट ऑल इन एनीथिंग? उस स्टूडेंट को क्या करना चाहिए जिसका इंटरेस्ट ही किसी चीज में नहीं है? अच्छा, ये कि ऐसा स्टूडेंट अगर मुझे मिले तो मैं उसको ज्यादा बेहतर अंदाज से बताऊं, लेकिन ये है कि आपको यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि जो इंटरेस्ट नहीं होता दरअसल उसके बैक एंड पे कोई और चीजें होती हैं, उसकी वजूहात कुछ और होती हैं। अगर उन वजूहात को तलाश कर लिया जाए तो मेरा ख्याल है कि ये मसला बड़ी आसानी से हल हो जाता है। और ऐसा कोई बच्चा मैं नहीं समझता कि होगा कि जो बिला वजह कोई इस तरह का मसला होगा। ऐसे बेशुमार मेरे पास आते हैं और बच्चे रो रहे होते हैं और लिटरली रो रहे होते हैं, लेकिन वो थोड़ी देर बाद हंसते हैं और खुश होते हैं, और उनके हंसते चेहरे जब मुझे नजर आते हैं और याद आते हैं तो मेरे लिए बड़ी एनर्जी का बायस होते हैं। तो ये दरअसल ये कि उनके बैक एंड पे बहुत सी कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि जिनको वर्कआउट करना चाहिए, डिग आउट करना चाहिए और समझना चाहिए कि वो क्या है, और उनको अगर एड्रेस कर लिया जाए तो मेरा ख्याल है कि मसला हल हो जाएगा। जी सर। Sir, a lot of students are inserious about selecting their career and keeps procrastinating until the admission deadline. And at the spot, they just choose the best available option just to be on the safe side. सॉरी, आपकी आवाज में कुछ शोर था तो दोबारा बोलें। एक स्टूडेंट पूछ रहा है कि a lot of students are inserious about selecting their career and keeps procrastinating until the admission deadline. And at the spot they just choose the best available option just to be on the safe side. What could be the possible solution of it? अब देखिए बेटा, मैंने आपसे पहले यही बात कही थी कि अब आप 400-300 रुपए की चीज के लिए तो 4 दुकानें बाजार में घूमते हैं, गर्मी हो या सर्दी हो, इसकी परवाह किए बगैर। लेकिन आप अपनी जिंदगी को, अगर कोई भी स्टूडेंट आप हो या कोई भी फर्द जो मेरी आवाज सुन रहा है, अगर अपनी जिंदगी को 300-400 की भी वैल्यू नहीं देता और उसके लिए कोशिश नहीं करता और वैलेंटाइन नहीं सोचता कि मेरे एडमिशन का टाइम आने वाला है 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 3 महीने बाद, तो मैं उससे पहले मैं सोच लूं कि भाई मैंने आगे क्या करना है। मैं मैट्रिक में ये बात सोच लूं, मैं एफएससी में सोच लूं, मैं ओ लेवल, ए लेवल, किसी स्टेज पे मैं उस डेडलाइन से या उस एडमिशन प्रोसीजर स्टार्ट होने से पहले ही मैं इस काम को सोच लूं, तो मेरा ये ख्याल है कि इस मसले को हल किया जा सकता है। तो इतना बड़ा ये मुश्किल काम नहीं है। और उसमें ये है, अभी हम इस काम पे, इस चीज पे भी थोड़ा सा मैं वर्कआउट कर रहा हूँ
कि स्टूडेंट्स को उनके ओन पर कुछ ऐसी चीजें मैं प्रोवाइड कर दूं कि बच्चे जो हैं वो किसी भी जगह पर हों तो उन्हें वहां पर ही कोई 10 से 15 मिनट की और आधे घंटे की एक एक्टिविटी के जरिए से वो एटलीस्ट बेस्ट ऑप्शन पे पहुंच जाए। तो इंशाल्लाह वो ऑप्शन तो आएगा ही, लेकिन वो स्टूडेंट जो ये काम करते हैं ये अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में होता है। इवन पेरेंट्स भी ये कहते हैं कि अच्छा यार अपनी बेटा अपनी साल बचाओ और दाखला ले लो, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये अप्रोच ठीक नहीं होती। इसके बाद अगर बच्चा डिग्री भी मुकम्मल करेगा तो डिग्री अच्छी नहीं होगी, उसकी दिलचस्पी नहीं होगी, वो जॉब लेगा तो जॉब में प्रोग्रेस नहीं करेगा, जॉब के अंदर एंजॉय नहीं करेगा, जॉब में उसकी जो प्रमोशन नहीं होगी, जॉब के अंदर उसको अच्छे पैसे नहीं मिलेंगे, शाबाश नहीं मिलेगी, कोई चीज नहीं मिलेगी। जब ये सारी चीजें नहीं मिलेगी तो मुझे समझ नहीं आती कि किसके लिए वो टाइम वहां पे स्पेंड कर रहा है। तो आज इसका फैसला ठीक करना चाहिए और ये ठीक करेंगे तो इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा। लेकिन ये इशू जरूर मौजूद है कि बच्चे आखिरी टाइम पे कहते हैं अच्छा बस ठीक है, यही ठीक है, या ये है कि जो साथ गया हुआ था उसने कहा कि यार ये ठीक है, मैं भी इधर जा रहा हूँ, आ जाओ बस ठीक है। तो ये अप्रोच तो नहीं ठीक। अच्छा सर, एक स्टूडेंट है मेरा, तो उसने एक क्वेश्चन मुझसे किया कि सर यही क्वेश्चन था कि अपना डिस्कवर कैसे जो टैलेंट है वो कैसे डिस्कवर कर सकते हैं। तो उसने सर मुझे एक लॉजिकल एक क्वेश्चन और उसका आंसर खुद ही बता दिया कि सर मुझे क्वेश्चन का आंसर बताएं कि जब तक फॉर एग्जांपल मैं कहूँ जाके एक आइसक्रीम वाले को कि मुझे एक चॉकलेट फ्लेवर जो है ना वो मुझे दे दो, और मैं उसको कहूँगी यही सबसे ज्यादा बेस्ट फ्लेवर है बगैर चखे किसी और फ्लेवर को, तो ये क्या सही नहीं है कि मैं जब तक सारे फ्लेवर चख ना लूं तब तक मुझे पता नहीं चलेगा कि इसमें से बेस्ट क्या है। तो उसने ये भी एक बड़ा लॉजिकल दिया, तो सर आप इसके बारे में क्या कहेंगे? देखें, आइसक्रीम को आप पकड़ लें और थोड़ी देर रखें और जो उसका रिजल्ट निकलेगा तो वही रिजल्ट आपका भी निकलेगा। फिर अल्लाह की इस दुनिया के अंदर जो आइसक्रीम जैसे मेल्ट होकर जमीन पे गिरेगी और वही रिजल्ट ये आपका भी निकलेगा जो ये अप्रोच अपनाएंगे। बेटा आइसक्रीम का मसला अपनी जगह पे रहा, इंसान को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूकात बनाया है और इसको ये सारी रिस्पेक्ट दी है और इसको उसी वे में ही ये काम करना चाहिए। और अगर इंसान अपने आप को गिराएगा तो फिर इसको जिल्लत से कोई शख्स नहीं बचा सकता। सर एक स्टूडेंट कह रहा है कि अगर जिस बंदे को एक से ज्यादा इंटरेस्ट है, यानी उसको पता चल गया कि मेरा इंटरेस्ट इसमें भी ज्यादा है इसमें भी इंटरेस्ट ज्यादा है, तो वो किस उन दोनों इंटरेस्ट में से किसको ज्यादा चूज करे? यहाँ पे डिसीजन मेकिंग आ जाती है। एक बच्चा जो है उसकी मैथ बहुत अच्छी है लेकिन उसकी दिलचस्पी जो है वो सोशल साइंसेज में है, उसे क्या करना चाहिए? उसके पास उसको उसको किधर जाना चाहिए? इसी तरह आप जो बात कर रहे हैं ये उसी तरह की बात है कि उसको ये लग रहा है कि भाई मेरे अंदर ये भी स्ट्रॉन्ग है और ये भी स्ट्रॉन्ग है। अल्लाह ताला ने फ्लेक्सिबिलिटी इंसान के अंदर जरूर रखी है और उसके अंदर एक से ज्यादा चीजें स्ट्रॉन्ग हो सकती हैं, होती हैं। हम देखते हैं मेरे पास बच्चे आते हैं कि उनके अंदर मतलब एक से ज्यादा चीजें स्ट्रॉन्ग होती है, लेकिन उस मौके पर फिर ये देखना पड़ता है कि उसकी जो बाकी चीजें हैं और दीगर जो वेरिएबल्स हैं उनको देखते हुए फिर डिसाइड करना होगा कि कौन सा रास्ता बेहतर होगा और कौन सा बेहतर नहीं होगा। और जो चीज और जिधर बाकी चीजें बाकी वेरिएबल्स उसको सपोर्ट करेंगे हम वो चीज चूज करेंगे। लेकिन ये नहीं होगा कि भाई अगर मेरे अंदर ये भी अच्छा है और ये भी अच्छा और ये भी अच्छा है तो लिहाजा सारे काम तो वो नहीं करेगा। वो काम तो वही एक ही मेन काम करेगा जो उसको करना है और जिसके अंदर वो स्ट्रॉन्ग होगा। तो इसका एक पूरा एक साइंटिफिक सिस्टम है कि जिसके मुताबिक इस बात का फैसला किया जाता है कि अगर इसकी 3 चीजें ज्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही हैं तो इन 3 में से कौन सी साइड पर इस बच्चे को जाना चाहिए और कौन सा फील्ड अडॉप्ट करना चाहिए। ये सर लास्ट क्वेश्चन है। बच्चा कह रहा है कि इफ ए स्टूडेंट रियलाइज दैट द फील्ड ही इज परस्यूइंग is not for him after getting into the university, should he change the course or do something else? दोबारा बोलिएगा। सर बच्चा कह रहा है कि फॉर एग्जांपल एक यूनिवर्सिटी में वो एंटर हो जाता है और बाद में फर्स्ट सेमेस्टर के बाद उसको पता चलता है कि यहाँ तो मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है, तो ये क्या अक्सर वो होता है, ये तो अक्सर होता है।
ये तो अक्सर होता है और बहुत बड़ी तादाद के साथ ये चीज होती है। और उसमें फिर ये होता है कि पेरेंट्स ये बात कहते हैं कि अच्छा थोड़ा सा आगे चलो, इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। टीचर भी ये बात कहते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताऊं, एक थोड़ी सी तादाद ऐसी होती है कि जो इसके मुताबिक चलती है। अल्लाह ताला ने इंसानों को जिस अंदाज से बनाया, उनके अंदर एक ग्रुप ऐसा है कि जो वहां पे उसके अंदर चल जाएगा, वो जैसे भी उसको दे देंगे वो वैसे चल जाएगा, वो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक दूसरा ग्रुप ऐसा है कि जो नहीं चलेगा, जो रेजिस्ट करेगा, वो कहेगा कि नहीं ये मेरे लिए मसला है। ऐसा कोई भी स्टूडेंट जो इस तरह का हो, इस ग्रुप से ताल्लुक रखता हो, उसे चाहिए कि वो छोड़ दे। उसे चाहिए कि वो अपने लिए जो रेलेवेंट ग्रुप है वो ले और उस फील्ड में जाए, उसी फील्ड में वो ज्यादा मुनासिब होगा और उसमें जाएगा। और उसका अगर 1 साल 1 सेमेस्टर, मैं पहले भी बात कर चुका हूं, तो ये 1 सेमेस्टर, ये 1 साल कोई बड़ी इसका मसला नहीं है, जबकि आपकी दूसरी साइड पर पूरी जिंदगी दांव पे लग रही है। तो मैं ये समझता हूँ उसे छोड़ना चाहिए और उसके मुताबिक उस साइड पर जाना चाहिए। अलबत्ता ये काम करते हुए ये काम नहीं करना चाहिए कि जनाब घर में एक पूरी लड़ाई खड़ी हो गई है, घर में वालिद साहब के साथ अलग मसला खड़ा हो गया, माँ के साथ अलग हो गया, बहन भाइयों के साथ अलग हो गया, उसका अपना मिजाज अलग खराब हो गया। इस काम को एक डिसेंट वे में अच्छे तरीके से एड्रेस करना चाहिए और उसका बेहतर ये होता है कि किसी काउंसलर के साथ आप बैठें और किसी सीनियर समझदार उस्ताद के साथ भी बैठकर आप ये काम कर सकते हैं कि आपको वो समझा दे कि आपके लिए क्या बेहतर है और क्या बेहतर नहीं है। तो उसके मुताबिक फिर वो डिसीजन करके तो अपने लिए अपना रास्ता बना सकता है। सर एक टीचर हैं हमारे, तो उन्होंने, उनकी एक स्टूडेंट है, तो उन्होंने उनको मैसेज करके कहा कि मेरा 1 साल जो है हो गया मेडिकल को, FSC प्री मेडिकल को, सेकेंड ईयर में उसके जो नंबर हैं वो 950 से अबव आए और एंट्री टेस्ट में उसके नंबर थोड़े से कम आए और उसको एक्सपेक्टेशंस लोगों के उनसे थी कि ये डॉक्टर बनेगी। तो वो इतनी अपसेट हो गई कि उसने यानी कि आखिर में ये कहना शुरू कर दिया कि अब मेरी लाइफ नहीं है। जिस तरह आजकल इस तरह ही होता है कि जब लोग एक्सपेक्टेशन दूसरे के साथ अटैच कर देते हैं बच्चों के साथ, तो वो डिप्रेशन का शिकार, एंजाइटी का शिकार और इवन दो वो खुदकुशी की तरफ भी मूव करना शुरू कर देते हैं। तो लास्ट में सर आप इसके बारे में क्या मैसेज देना चाहेंगे यंगस्टर्स को, पेरेंट्स को, टीचर्स को, इसके बारे में? देखें, मैं आप सबसे कहूंगा कि जिन बच्चों का मेडिकल में या इंजीनियरिंग में दाखिला नहीं होता, उन्हें परेशान नहीं होना चाहिए और उन्हें ये इत्मीनान होना चाहिए कि हो सकता है कि अल्लाह ताला ने उनके लिए कोई और बेहतर जगह रखी हो, उनके लिए कोई और बेहतर फील्ड रखा हो कि जहां वो बेहतर और अच्छा काम और अच्छा परफॉर्म कर सकते होंगे। मेरे सामने बहुत से केसेस हैं, कोई 1-2 केसेस नहीं है, बड़ी तादाद में ऐसे केसेस हैं कि दोनों तरह के, कि जिनका एडमिशन नहीं हो सका, मार्क्स बहुत, मैट्रिक के मार्क्स बहुत अच्छे थे, FSC के मार्क्स भी अच्छे थे, लेकिन एंट्री टेस्ट अच्छा नहीं हुआ, उनका एडमिशन नहीं हो सका या बहुत थोड़े मार्जिन से रह गए। और ये एग्जाम्पल भी बहुत सारी मौजूद हैं कि उनका फर्स्ट ईयर में जाके उन्हें अंदाजा हुआ कि ये तो मसला खराब है। और ऐसी बहुत सी एग्जाम्पल्स मौजूद हैं कि बच्चों ने वालिदैन के कहने पर MBBS की डिग्री मुकम्मल की और डिग्री मुकम्मल करने के बाद वो डिग्री ली और लाके घर वालों के सामने रखी कि ये आपकी MBBS की डिग्री रही और आप इसे संभालें, लगाएं, बताएं, जो करना है सो करें, लेकिन मैं MA इस्लामियात में दाखिला ले रहा हूँ, मेरी वो दिलचस्पी है, मैं वो करूंगा। और उसने जाके वाकयातन जाके MA इस्लामियात में यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और उसने मास्टर इन इस्लामिक स्टडीज किया। इसी तरह बहुत सी एग्जाम्पल मौजूद है। MBBS को छोड़ा और जाकर फैशन डिजाइनिंग की, MBBS को छोड़ा मीडिया साइंसेस किया, MBBS को छोड़ा सोशल साइंसेस या लॉ जाकर किया, MBBS को छोड़ा, और इस तरह ऐसी बहुत सी एग्जाम्पल मौजूद हैं। और बहुत सी एग्जाम्पल जिनके एडमिशन नहीं हुए और बाद में उनको दूसरा फील्ड सजेस्ट किया गया और उसके अंदर उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया और उसके बाद वो बेहतर अंदाज से और ज्यादा खुशी के साथ, और उनकी लाइफ जो थी वो बहुत एक जो, यानी अगर उनके मैसेजेस को आज भी मैं देखता हूं तो मुझे खुद रोना आना शुरू हो जाता है कि वो मैसेज किस तरह के थे जो वो अपने पेरेंट्स को कर रहे थे, अपने मतलब बहन भाइयों को कर रहे थे, और किस तरीके से फिर उन बच्चों ने खुद मेरे साथ बराह रास्त बात की कि सर ये मसला है और ये चीज है और ये हमारे बड़े क्यों इस बात को नहीं समझते।
तो मैं ये बात कहता हूं कि देखें, इन सारों ने छोड़ा और सबकी बाद की जिंदगी जो थी वो ज्यादा अच्छी थी, खुशगवार थी और बहुत ही मजे वाली थी। तो लिहाजा आपसे मैं ये कहता हूं कि आप परेशान नहीं हो। अगर आपका एडमिशन नहीं हुआ तो हो सकता है कि ये तो अल्लाह की ब्लेसिंग हो इसके अंदर, अल्लाह ताला ने आपके लिए कोई बहुत अच्छी जगह कोई और रखी हो, आप उसमें जाएं और उसको एंजॉय करें। हो सकता है 10 साल के बाद, 15 साल के बाद आप इस बात को आइडेंटिफाई करें कि हाँ, मेरा मेडिकल में एडमिशन नहीं हुआ तो अच्छा हुआ, मैं इधर आ गया तो मेरे लिए अच्छा हुआ। तो ये चीज है, इसलिए आप इस सारी चीज को, मैं ये समझता हूं कि उन बच्चों को बिल्कुल परेशान नहीं होना चाहिए। बेशुमार फील्ड्स हैं पाकिस्तान में, बीएस लेवल पर 450 प्लस ग्रेजुएशन प्रोग्राम है, बीएस प्रोग्राम 4 ईयर डिग्री वाले, वो इतनी बड़ी तादाद में मौजूद है। 1015 मेरे डेटाबेस में करियर्स की तादाद पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। यहाँ पे सारी उनकी प्रोफाइलिंग हम कर रखी है, हमने सब चीजें, इतनी बड़ी वैरायटी होने के बाद मुझे ये बात समझ नहीं आती कि कोई बच्चा क्यों परेशान होता है और क्यों डिस्टर्ब होता है और क्यों फ्रस्ट्रेशन की तरफ जाता है। अल्लाह ने हर तरह की चीजें रखी हैं। तो लिहाजा मेरे अजीजों, मेरे बच्चों, मैं आप सबसे ये बात कहता हूं कि इस चीज पे फोकस करें कि आपकी ट्रेड्स और आपकी क्वालिटीज क्या हैं, आपकी सलाहियतें क्या हैं, आपकी अपनी वैल्यूज और अक़दार क्या हैं। अगर आप इन 3 चीजों को इकट्ठा कर लें और उसके मुताबिक अपने लिए रास्ते का इंतखाब कर लें, मैं कहता हूँ वो आप एमए पंजाबी कर लें, आप एमए पश्तो कर लें, अगर आप सिंधी में मास्टर कर लें तो आप एमबीबीएस डिग्री करने वाले से हो सकता है ज्यादा अच्छे और बेहतर अंदाज से टाइम गुजारेंगे। बेशुमार मिसालें दी जा सकती हैं, टाइम नहीं है तो, लेकिन मैं आप सबसे कहता हूं कि परेशान नहीं हो, आपके लिए रास्ते खुले हैं। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे और आप सबको खुश रखे। सर बहुत शुक्रिया आपका कि आज आपने बहुत ज़बरदस्त एक सेशन प्रोवाइड किया जिसमें आपने बहुत ज़बरदस्त चीज़ें बताई, जिसमें आपने ये 3 फैक्टर जो आपने लास्ट में जिक्र किए हैं, पर्सनैलिटी, एबिलिटी और वैल्यूज़, ये एक जगह पे फोकस कर दें तो आप अपना इंटरेस्ट डेवलप करके उस फील्ड में बहुत आगे जा सकते हैं। सर आपका बहुत शुक्रिया। सर लास्ट में ये है कि आप अपना बता दें कि आपका जो सेंटर है वो बेसिकली किधर मौजूद है, ताकि अगर कोई स्टूडेंट आपको ज्वाइन करना चाहे, आपसे काउंसलिंग लेना चाहे तो वो बेसिकली ले सके। जी, मैं इधर यहाँ इस्लामाबाद में हूँ और मेरी जो वेबसाइट है, आप भले आप यहाँ टाइप भी करके लिख कर दें, eduvision.edu.pk ये वेबसाइट है और इस्लामाबाद में है। अगर स्टूडेंट ऑनलाइन यहाँ नहीं आ सकता तो वो ऑनलाइन वो सेशन ले सकता है और सेशन लेने के लिए वो टेलीफोन कॉल करे और टेलीफोन कॉल करके वो ले सकता है 051-236-1414 पर, या फिर व्हाट्सएप करे 033357666716 पर। तो उसके साथ अगर कोई बच्चा असेसमेंट करवाना चाहता है, यानी उसकी डिटेल, उसका एप्टीट्यूड को चेक करके उसको बाकायदा रिटर्न में रिपोर्ट दी जाए कि जिसमें उसका पूरा एनालिसिस किया जाए और उसके सारे प्लसेस, उसके माइनसेस और उसके जो स्ट्रॉन्ग साइड है, वीक साइड है, सब चीजों का एनालिसिस करके, और एट द एंड 3 सब्जेक्ट्स, 3 फील्ड्स उसको सजेस्ट किए जाएं कि वो उसके लिए कौन से बेहतर होंगे। मसलन 3 फील्ड से मुराद ये नहीं है कि एक इंजीनियरिंग का है, एक सोशल साइंसेज है और एक वो है। 3 फील्ड से मुराद इंजीनियरिंग एक फील्ड नहीं है, मैं उसमें मैकेनिकल सजेस्ट करूंगा, इलेक्ट्रिकल करूंगा, सिविल करूंगा, यानी एग्जैक्टली बिल्कुल पिन पॉइंट उस फील्ड के बारे में जाकर वहां पे उसको सजेस्ट करूंगा। और इसी तरह ये कि अगर सोशल साइंसेज का या जो भी है, तो ये नहीं है कि ब्रॉडर फील्ड में, यानी ये तो कंफ्यूज करने वाली बात है। बच्चे को यकसू करने के लिए उसका स्पेसिफिक 3 फील्ड देता हूँ, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड प्रायोरिटी के साथ, तो उसको बताया जाता है। और उसके मुताबिक ये है कि अल्लाह का शुक्र ये है कि जिन बच्चों के ये सारा हुआ तो उसके पास 96.7 इसका सक्सेस रेट है, जो, और ये सक्सेस रेट उन बच्चों से है कि जिन्होंने 4 साल की डिग्री या 5 साल की डिग्री मुकम्मल की, या वो लोग के जो आज वर्किंग पोजीशन पर हैं और उनके फीडबैक की बुनियाद पर ये जो सक्सेस रेट हमने
हासिल किया। तो लिहाजा अगर कोई भी बच्चा काउंसलिंग सेशन लेना चाहे ऑनलाइन या वहां पर फुल असेसमेंट करवाना चाहे तो वो अपॉइंटमेंट लेकर इस काम को कर सकता है। सर बहुत शुक्रिया, अपने कीमती वक्त हमें देने का बहुत शुक्रिया सर। उम्मीद है सर आप नेक्स्ट टाइम भी हमें ग्लोबल शेपर कम्युनिटी को ये टाइम देंगे ताकि हम जो यंगस्टर्स के जो क्वेश्चंस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो आपके साथ शेयर करके आप इसका सोल्यूशन निकालें। सर मैं आपकी वेबसाइट तो मैंने रेगुलर तो नहीं देखता, लेकिन जहाँ तक देखता हूँ तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें वहाँ से साइकोलॉजी की और कैसे आप ह्यूमन बिहेवियर और ह्यूमन पर्सनैलिटी को जज कर सकते हैं, तो ये काफ़ी चीज़ें मुझे तो सीखने को मिली आपकी वेबसाइट से। सर थैंक यू वेरी मच सर, अपना बहुत ख्याल रखिएगा सर। अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। जी जैसा कि बहुत ज़बरदस्त लेक्चर सर यूसुफ ने हमें दिया, जिसमें उन्होंने बहुत ज़बरदस्त बातें बताई, जिसमें उन्होंने ये बताया कि पर्सनैलिटी ट्रेट्स यानी कि आपकी जो खसूसियात हैं पहले आप वो डिस्क्राइब करें, एक पेज लें, उस पर अपनी लाइक्स और डिसलाइक्स लिखें। जैसे आपको कोई बंदा कहे कि आप अपनी जो है ना जो आप एक्टिविटीज़ करते हैं, जो कि आपकी हॉबीज़ हैं, उसको आप लिखें। जो आपको चीज़ें अच्छी लगती हैं और जो चीज़ें आपको अच्छी नहीं लगती हैं वो आप एक सफ़े पे लिखें। फिर आप अपनी देखें एबिलिटीज़ की हैं। एबिलिटीज़ का मतलब आप देखें कि आपकी मैथ अच्छी है, इंग्लिश अच्छी है, कन्वर्सेशन अच्छी है, लोगों के साथ आप लोगों को मनवा सकते हैं, ठीक है, मार्केटिंग स्किल अच्छी है। तो आप पहले जज करें कि आपकी एबिलिटी क्या है। आप टीचर से पूछें सर मैं किस सब्जेक्ट में ज़्यादा अच्छा हूँ, या पेरेंट्स से पूछें, तो ये एबिलिटी में आ जाता है। तो तीसरा है अपनी वैल्यूज़। अपनी वैल्यूज़ देखें कि आप की जो वैल्यूज़ हैं, वैल्यूज़ का मतलब आप डिमांड क्या कर रहे हैं, आपके अंदर जो फैक्टर पड़ा हुआ है। फॉर एग्जांपल होनेस्टी है, फॉर एग्जांपल आप देखें कि आप क्या चीज़ चाहते हैं, एक जॉब चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, सिक्योर जॉब चाहते हैं, बिजनेस चाहते हैं। तो ये आपकी वैल्यूज़ आपने पहले डिस्क्राइब करनी है कि आपको कैसा बनना है, ठीक है। ये वैल्यू आपको वो बताएगी कि आप लॉन्ग टर्म में क्या चीज़ करना चाहते हो। अगर आप गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हो तो अपनी वैल्यू सेट कर लो कि मैंने गवर्नमेंट जॉब करनी है। अगर आप कहते हो मैंने अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करना है तो आप सिलेक्ट कर लो जी मैंने अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करना है, लेकिन फिर आपने उस पर फोकस रखना है। तो ये तीन चीज़ें आप एक पॉइंट पे फोकस करते हैं, अपनी पर्सनैलिटी ट्रेट्स यानी आपकी लाइकिंग और डिसलाइकिंग, ठीक है, कि आप किसमें अच्छे हैं और जो चीज़ आपको पसंद है, जिस चीज़ में आप ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, जिस चीज़ को करने के बाद आपको खुशी मिलती है, वो आपकी पर्सनैलिटी होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं अच्छे कपड़े पहनता हूँ, अच्छी गुफ्तगू करता हूँ, लोग मुझे अप्रिशिएट करते हैं, तो ये मेरी लाइकिंग है और मुझे भी अच्छा लग रहा है और मेरी इस एबिलिटी की वजह से लोग मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो ये मेरी पर्सनैलिटी का हिस्सा है कि मैं अच्छा बोलता हूँ, अच्छे कपड़े पहनता हूँ। नंबर 2 एबिलिटी। एबिलिटी आपको जैसे बताया कि आप मैथ में अच्छे हैं, इंग्लिश में अच्छे हैं, कन्वर्सेशन में अच्छे हैं, मार्केटिंग में अच्छे हैं, तो ये आप लोगों से पूछें, आपके दोस्तों से पूछें, आपके दोस्त खुद ही बता देंगे यार तू बड़ा कमाल का है इसमें, तू इसमें बड़ा कमाल का है। टीचर्स कहेंगे, शाबाश देना शुरू कर देंगे। और आखिरी वैल्यू सेट कर लें कि आपने बिजनेस करना है, जॉब करनी है, गवर्नमेंट जॉब करनी है। पहले माइंडसेट आप डेवलप कर लें ताकि इन तीनों चीज़ों को एक पॉइंट पे फोकस करके आप अपने कैरियर को सिलेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।